सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस होता क्या है। टेंस एक ग्रामर का एक लेसन है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा टेंस में। आज मैं आपको टेंस उस तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से आप समझना चाहते हैं। अब टेंस नहीं रहेगा टेंशन, ये मेरा एक उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के हिसाब से आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। चलिए बिना समय गवाए मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। और टेंस मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube वीडियो को आप हेडफोन लगा के सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ क्लियर सुना देगा और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। ओके, चलिए बिना समय गवाए मैं आप अपने लेसन पे आता हूँ। आपको हमारा बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। मैं पहले ही लिख चुका हूँ, क्योंकि समय लिखने में ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले लिख दिया हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं टेंस यहाँ लिखा हूँ। टेंस का हिंदी आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि काल होता है। काल समय को डिनोट करता है, काल को डिनोट करता है, या अंडरस्टैंडेबल चीज़ है जो आप पहले से जानते हैं। आई डोंट डिफाइन मोर अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट वन है, अब मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल में आई एम गोइंग टू मार्केट लिखा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब है यहाँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ये तो लग रहा होगा कि आपको सिंपल वॉक है, लेकिन ये सिंपल वॉक नहीं है, क्योंकि पर्पस मेरा क्या है कि टेंस स्टार्ट होने से पहले, टेंस के स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं सभी पॉइंट को डील कर दूं। कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा पार्ट्स जो टेंस बनाने में उपयोग होता है, एक सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है, पहले मैं उसको क्लियर करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले है आई इज ए सब्जेक्ट। आई एक सब्जेक्ट है जिसको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। पहला सब्जेक्ट है ही सी इट ने एक सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी दे यू काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। जो सेंटेंस को बनाने में मदद करे उसको हम लोग सहायक क्रिया करते हैं। पूरे टेंस में 22 हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब टेंस में 22 होता है। नेक्स्ट मैं एक चार्ट के माध्यम से, आपको एक टेबल के माध्यम से मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वन है गोइंग। गोइंग मतलब ये वर्ब है। वर्ब के बारे में, वर्ब किसे कहते हैं उसके बारे में मैं डिफाइन कर रहा हूं। पहले जिस शब्द से किसी काम का होने का बोध हो और जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो उसे वर्ब कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, बैठना, सभी के अंत में ना लगा हुआ है, लेकिन काम होने का ये बोध हो रहा है, इसलिए उस वर्ड को, उस शब्द को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के रूप भी होते हैं। वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। जिस तरह मैं एग्जाम्पल में बताया हूं कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म V1 प्लस ing लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाते हैं हमेशा। नेक्स्ट है V5, किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में S, ES, IES लगा के हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट है वर्ब और नाउन में क्या अंतर है। वर्ब किसी भी वर्ब के साथ एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं और किसी भी नाउन के साथ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। ये दोनों में अंतर है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होता है, जो आपको इस लेसन में बताए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अच्छा, प्री और पोजिशन दो वर्ड से बना हुआ है। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्री का मतलब पहले होता है और पोजिशन का मतलब स्थिति होता है। पोजिशन मतलब स्थिति होता है। मतलब है क्या
कि ऑब्जेक्ट के पहले जो स्थिति लेकर वाक्य के अर्थ को बताने में मदद करे उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन बहुत टाइप के होते हैं। आपको यहाँ पे ऑफ भी प्रीपोजिशन होता है, ऑन भी प्रीपोजिशन होता है, विथ भी प्रीपोजिशन होता है, इन भी प्रीपोजिशन होता है, बाकी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं जो आप सेंटेंस के माध्यम से, इसके एक चैप्टर ही अलग है, उस चैप्टर में आपके प्रीपोजिशन के बारे में डिफाइन करेंगे। साथ में आप यहाँ पे जैसा सेंटेंस होगा, जिस अनुसार से सेंटेंस होगा उस अनुसार से आप प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। मैं सभी सेक्शन को अच्छे से बताऊंगा जैसे जैसे प्रीपोजिशन आते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में है, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तु मतलब नाउन। नाउन वैसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट भी लगा हो। ऑब्जेक्ट को ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट नाउन सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्या लेगा, और ये कर्म बताता है कि कर्म क्या होगा। तो आपको पहले से मालूम है कि कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके अनुसार से आप इसको करते रहेंगे। चलिए, आपको अगर लिखना है तो इसको अच्छे से लिखिए। आपको कुछ देर का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद लिख के आप उसको फिर से आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि टेंस के बारे में अब क्या होता है। ओके, टेक अ टाइम फॉर राइटिंग। ओके दोस्तों, आई थिंक आप लोग पूरा अध्ययन कर चुके हैं। ये हमारा एक बैकबोन है। टेंस के बेस पे जितनी भी सेंटेंस बनते हैं उसमें क्या क्या चीज लगता है उसके बारे में मैं डिफाइन कर चुका हूँ। चलिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करता हूँ, वो है हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंस। टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे कि टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट लेसन है हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंस। हेडिंग तो आपको बताना, हेडिंग आपका है टेंस। टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। तीन तरह के टेंस आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। फिर सभी का चार चार होता है। इसका सबसे पहला है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और लास्ट में है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको चार पॉइंट दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। पहला है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सभी में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेगा, सभी का हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव, हैज प्लस बीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वन है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर प्रयोग होता है। फिर है पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग होता है। फिर फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल, विल शैल, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल प्लस बी का प्रयोग होता है। फिर है विल शैल, विल शैल प्लस
हैव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वन लास्ट है विल शैल प्लस हैव बीन का प्रयोग होता है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। मैं कुछ और बता दे रहा हूँ कुछ गहराई से कि हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। पाइस हेल्पिंग 2022 हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए इंडिफरेंट कंडीशन में जो है इंडिफरेंट, प्रेजेंट इंडिफरेंट, पास्ट इंडिफरेंट, फ्यूचर इंडिफरेंट में वर्ब का फॉर्म हमेशा कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट करता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात बोला जाए तो हमेशा वर्ब का फोर फॉर्म यूज होता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो जाए, चाहे वो पास्ट की बात हो, फ्यूचर की बात हो या फिर परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। 1 2 3 तीसरे पोजीशन में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा। नेक्स्ट वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइएगा। ओके, ये मैं हेल्पिंग वर्ड लिख दिया हूं, आपको आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। टेक अ टाइम फॉर सम टाइम्स। चलिए दोस्तों, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब इसकी कोई बड़ा इशू नहीं है कि आप हेल्पिंग वर्ड के बारे में नहीं जानते, आप अच्छे से जानते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन करके सभी लेसन को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को डील करूंगा, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को डील करूंगा। चलिए सब बिना समय गवाए मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूछ करूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान ता है, ती है, ते है होता है। इसके हेल्पिंग वर्ड के बारे में चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं फिर से चर्चा यहाँ किया हूँ। डू एंड डज होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएंगे। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ES लगा के हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्रिएट करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही सी इट नेम रहेगा, तब जाके वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आप उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव में नकारात्मक सेंटेंस होता है। नेगेटिव अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब वन का यहाँ होगा, डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट वन है प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट का प्रयोग होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया सबसे शुरू में लिखते हैं। तो शुरुआती दौर में डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है कि डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बेस में क्या है कि मैं आपको बता दिया हूं सब कुछ। अब मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं। एग्जांपल है ही इट्स ए मैंगो। ही इट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। और इसका अगर ही लगा हुआ है तो इट्स लग गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लग गया यहाँ पे आके, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे डिनोट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर इसका नेगेटिव बनाना हुआ, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एग्जांपल है कि डज ही ईट ए मैंगो। तो सभी का एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वह आम खाता है, वह आम नहीं खाता है, क्या वह आम खाता है। ये मैं एग्जांपल सबका बता दिया हूं।
जो कि आपको अच्छे से मालूम हो चुका होगा। अब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर ये तो मैं बता दिया हूँ। अब मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप फिल इन द ब्लैंक्स बनाने में और सभी जगह काम आएगा। चलिए बिना समय गवाए और आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउ मैंने आप स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। स्ट्रक्चर आप पहले अच्छे से पढ़ लिए होंगे। स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब और पहचान मैं आपको अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। अब आप अच्छे से उसको दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो जी हमारा स्पेशल पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्पेशल पॉइंट्स क्या होता है ये आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला बात, किस सेंस में यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंस है वो किस सेंस में यूज होता है आज मैं डिफाइन करूंगा उसको। सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा, सबसे पहला नंबर रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन का मतलब ये होता है कि रोज जो आप नियमित रूप से काम करते हैं, रोज आप काम करते हैं, आदत है आपके काम करने के, तो आप सुबह उठते हैं कि नहीं, आप पूजा करते हैं कि नहीं, आप नहाते हैं कि नहीं, आप टीवी देखते हैं कि नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, टोटल जो डेली एक्टिविटी है, रोजमर्रा के काम है, रोजमर्रा के काम जितने भी होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूं, आई बाथ, मैं नहाता हूं तो मतलब है क्या कि मैं रोज नहाता हूं। एक दिन आई बाथ इन द मॉर्निंग, आई बाथ इन द, मैं सुबह नहाता हूं, इसका मतलब मैं सुबह नहाता हूं, मैं रोज नहाता हूं। नेक्स्ट है टीचर टीचेज मी इंग्लिश, शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे, रोज पढ़ाते होंगे, डेली एक्टिविटी हो गया। तो रेगुलर एक्शन जितने भी काम होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य। विश्वव्यापी सत्य जो है इसमें सच्ची बात हो, सत्य घटना पे आधारित हो। आप जितने भी खगोलीय पिंड की बात होती है, विश्वव्यापी खगोलीय पिंड मतलब कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र की बात है, सभी एक सत्य रहता है, यूनिवर्सल रहता है वो। तो जैसे एक एग्जांपल के रूप में है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ये सही बात है कि नहीं? सही बात है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जितने भी खगोलीय पिंड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो यहाँ पे ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको ये यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट वन है फिक्स प्लान। फिक्स प्लान के बारे में मैं बता रहा हूँ। फिक्स प्लान क्या है कि फिक्स प्लान जो निश्चित हो, जैसे प्लेन उड़ना, क्रिकेट होना, किसी मिनिस्टर का आना, ये सब फिक्स प्लान है। तो द सीएम, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, द सीएम कम्स टू पटना टुमारो। यहाँ फिक्स प्लान है, सीएम का यहाँ आना एक फिक्स प्लान है, क्योंकि सीएम कल पटना आएंगे। कल पटना आएंगे कल आएंगे, टुमारो का मतलब आने वाला कल होता है, लेकिन ये क्या है, एक फिक्स प्लान है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है। अगर ये प्लान फिक्स प्लान नहीं होता ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस स्टार्ट विथ हेयर एंड देयर। हेयर और देयर से सेंटेंस जो स्टार्ट हो उसको हम लोग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे हेयर द बस कम्स। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हेयर से यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस यहाँ लगा हुआ है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है कि देयर चिल्ड्रन प्ले।
बच्चे, वहां बच्चे खेलते हैं या वहां बच्चे खेलते हैं। चिल्ड्रन के अनुसार वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, देयर से स्टार्ट हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया है। स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देयर, सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्लीज फॉलो इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला कंडीशन यूज हुआ है इफ, अनलेस, अनटिल। अगर कोई कनेक्टर वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो, उस सेंटेंस को हम लोग सब ऑर्डिनरी क्लाउज बोलते हैं, और उसके बाद वाला जो वाक्य होता है वो प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य होता है, जो कि मैं दोनों बताया हूं यहाँ पे। तो चलिए, मैं बिना समय गवाए ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। इफ you work hard, comma, you will get सक्सेस। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, ये फ्यूचर में हो गया है। मतलब है क्या, यदि कोई वाक्य इफ, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा वाला सेंटेंस हमेशा फ्यूचर में होता है, या मोडास 1 में होता है, M1 में होता है। मैं यहाँ विल, शैल, कैन में लिख दिया हूँ, आप इसे फॉलो करेंगे। ये जितने भी स्पेशल पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनाने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेरा वादा है। ओके, टेक ए टाइम फॉर राइटिंग। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इसे लिख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। ये आप अच्छे से सब जानते हैं। आप टेंस तो आपके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन आप उसके बाद जो बता रहा हूँ वो आपके लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ के रूप में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ट्रिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रिक है कि उस ट्रिक के माध्यम से आप उस सेंटेंस को कैसे जानेंगे कि दिस इज ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, कम टू द माय पॉइंट एंड फॉलो मी। चलिए दोस्तों, अब मैं ट्रिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डियर हाउस, डियर हाउस, डियर हाउस का मतलब होता है महंगा घर। तो सबका मैं फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया हूँ, DEAR, डियर। डी से डेली, ई से एवरीडे, ए से ऑलवेज, आर से रेयरली या रेगुलरली। डी से डेली का मतलब रोज, ई से एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक लोग। ए से ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। आर से रेयरली या रेगुलरली का मतलब रेयरली में दुर्लभ होता है और कभी कभार होता है, रेगुलरली मतलब नियमित होता है। एस से हैबिचुअली मतलब होता है आदत हो जाना किसी चीज का। ओ से ऑफन, ओकेजनली अक्सर, कभी कभार। यू से यूजुअली, यूजुअली का मतलब कभी कभी। और समटाइम, एस का मतलब समटाइम्स। और ई से एवरीडे, मंथ, एवरी प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक सप्ताह का इसका उपयोग होता है। आपको मैं ये पूरा ट्रिक बता दिया हूँ, सभी का मैं हिंदी बता दिया हूँ। यदि आपको इन सभी शब्दों में से कहीं भी दिखाई देगा ये वर्ड, तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा।
और नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ड को बाहर करेंगे। लेकिन यदि ये वर्ड दिखाई देता है तो उस वाक्य को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ओके, फॉलो इट एंड राइट इट। ओके, टेक ए टाइम फॉर राइटिंग, राइट इट फास्ट। ओके दोस्तों, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे इसे। चलिए, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर दिया हूँ। मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आने वाला समय के लिए आप इसे अच्छे से आप खुद पढ़ेंगे। आने वाले समय के लिए आप अपने बच्चे को या अपने भाई बहन को इसे पढ़ाने में मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को अच्छे से सुनने के लिए आप हेडफोन का प्रयोग करें, क्योंकि आप अच्छे से सुन सकेंगे। क्योंकि कुछ न कुछ कहीं न कहीं एक त्रुटि कहीं न कहीं रहती है, इसलिए आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे हेडफोन लगा के सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। और भी कोरोना वायरस का ज़्यादा प्रकोप है और कोरोना वायरस से बच के रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।